हेलो दोस्तों, मैं हूं एसआर के और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। अगर आप इसका नोट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज हम लोग भारत का इतिहास। इसमें देखेंगे दोस्तों आज भारत का इतिहास के संपूर्ण जानकारी को। पहला पॉइंट है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला या उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला या उपमहाद्वीप भारत के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया है। याद रखेंगे, भारत का प्राचीन कबीले का नाम था। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। याद रखेंगे, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। याद रखेंगे, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। अगला पॉइंट है, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। याद रखेंगे दोस्तों, जो ईरानी लोग थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंध ना कहकर हिंदू कहते थे। यानी यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नाम से जाना जाने लगा। अगला पॉइंट है, यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। याद रखेंगे, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। याद रखेंगे, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा और यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना था। याद रखेंगे, मध्यकाल में ही हमारे देश भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा था और यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना था। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी इसे इंडिया कहने लगे। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, विंध्या की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। याद रखेंगे, विंध्या की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भाग में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाने वाली और दक्षिण में द्राविड़ परिवार की भाषा बोले जाने वाली बहुमत रहती है। याद रखेंगे, उत्तर में अधिकतर जो लोग हैं वो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं और जो दक्षिण में हैं वे द्राविड़ परिवार की भाषाएं बोले जाने वाले लोग रहते हैं। याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्राइड और मंगोलाइड। अगला पॉइंट है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला है प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। अगला पॉइंट है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है जर्मनी इतिहासकार क्रिस्टिफ सेलियर्स को जाता है। याद रखेंगे, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टिफ सेलियर्स को जाता है। आइए आप देखते हैं प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमको 4 स्रोतों से मिलती है। आइए जानते हैं वो क्या क्या है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। अगला पॉइंट है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है वो देखते हैं। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। याद रखेंगे, भारत का
सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता को महर्षि कृष्ण देवयन कहा जाता है। अगला पॉइंट है वेद चार हैं। वो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद भूल गया था। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आइए एक एक वेदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है ऋग्वेद के संबंध में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। याद रखेंगे, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। याद रखेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल है और इसमें 1028 सूक्त हैं। याद रखेंगे, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं। अगले देखते हैं इसमें इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। याद रखेंगे, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। याद रखेंगे। आइए अगला पॉइंट को देखते हैं। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखेंगे, इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली के बारे में, इतिहास के बारे में और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। याद रखेंगे, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सोम देवता का सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। याद रखेंगे, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। याद रखेंगे, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आइए अगला हेडिंग देखते हैं। पॉइंट क्या है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता था। याद रखेंगे, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। याद रखेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है ना पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार समाज को 4 भागों में बांटा गया है। आइए जानते वो क्या क्या है। वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रखेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार समाज को 4 भाग में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः बताया जाता है। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, बताया जाता है कि ये जो आदि पुरुष है, ये लोग ब्रह्मा के है ना। जो ब्राह्मण है वो मुख से निकला था, जो क्षत्रिय है वो भुजाओं से निकला था, वैश्य जो है वह जंघाओं से निकला था, और जो शूद्र है ब्रह्मा के चरण से निकला था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।